नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्फोट, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज बात करेंगे कि कहां पर जंग चल रही है और उसकी वजह से कितना कुछ नुकसान हुआ है और इन सब के बीच में आखिरकार ट्रंप का वो कौन सा नया बयान है जिसने एक बार फिर से बवाल शुरू कर दिया है। इन सब खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि आखिरकार आज विस्फोट में हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। विस्फोट में आज हम बात करेंगे सबसे पहले मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से दुनिया भर में जो तबाही आई है उसके बारे में। दरअसल युद्ध की वजह से ईरान तो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है, उसके पलटवार से अरब देशों में तबाही हुई है, कई अहम ठिकाने बर्बाद हो गए हैं। इजराइल पर तो जबरदस्त बारूदी बारिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा क्या कसा, दुनिया भर में हाहाकार मच गया है। दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं, कहीं बिजली की किल्लत हो गई है तो कहीं पेट्रोल पंप पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। अब दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आज हम आपको इन देशों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका पर मंडराते सबसे बड़े खतरे की। दरअसल बीते कुछ दिनों में अमेरिका में अचानक से होने वाले हादसों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका में ईरान के स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं। इन सब के बीच में अमेरिका ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि जेडी वेंस ने आशंका जताई है कि ईरान छोटे आकार के परमाणु बम बना सकता है जो एक जैकेट में ही फिट हो सकते हैं, और अगर ऐसे बम स्लीपर सेल्स के हाथ लग जाते हैं तो यकीनन अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो जंग का आगाज किया है उसे लेकर के। ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में दोनों ही देश चूक गए हैं। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका हैरान रह गया है और इजराइल पूरी तरीके से परेशान है। राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान सुलह चाहता है। इन सब के बीच में ईरान से बातचीत का जिम्मा अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उठा लिया है। तुरंत ही अपने साथियों से उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच में यह भी जानकारी मिली है कि अमेरिका और इजराइल के बीच दूरी बढ़ रही है। हालांकि अमेरिका ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। इस बारे में आज आपको डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे, तो आइए शुरू करते हैं सफर और आपको दिखाते हैं जंग के मैदान से हर एक खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें कि ईरान के साथ जंग पर ट्रंप ने बड़ा कबूलनामा किया है कि मुश्किल से हम जान बचा करके भागे। ये अपने आप में एक ऐसा बड़ा बयान है जिसके बारे में पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था कि अमेरिका सुपर पावर की तरफ से इस तरीके का बयान आ जाएगा। ईरान के साथ जंग में ये कहा गया ट्रंप की तरफ से कि मुश्किल से हम जान बचा करके भागे हैं। ईरान ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया। आपको याद होगा हमने इस खबर को विस्फोट में विस्तार पूर्वक दिखाया भी था कि किस तरीके से उनके यूएसएस जो युद्धपोत भेजे गए थे उस पर हमले किए गए थे और उसकी वजह से अब्राहम लिंकन को वापस भी लौटना पड़ा। अब ईरान के हमले में सब कुछ तबाह हो गया है, खत्म हो गया है, ये ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में दुनिया भर को संदेश है कि ईरान को जिसने कम करके आका था, आज उस व्यक्ति की ये हालत हो गई है कि वो कबूल कर रहा है कि मुश्किल से वो जान बचा करके भागे हैं। यूएसएस फोर्ड पर भी हमले किए गए और उसे तो वापस रवाना होना पड़ गया है। ईरान ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया, ट्रंप ने यह स्वीकार कर लिया है। अभी तक जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं उस पर हमला नहीं किया गया, वो पिछले 6 महीने से पहले से कैरेबियन सी में मौजूद था, उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता थी इसलिए वो वापस लौट गया। लेकिन सच ये है कि अमेरिका खुद स्वीकार कर रहा है कि ईरान ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हमला किया है और उसी की वजह से जेराल्ड फोर्ड को वापस जाना पड़ा है। खबर और आ रही है कि बहरीन की रिफाइनरी को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जो हमला इस बार ईरान की तरफ से किया गया है। रिफाइनरी पर इस बार मिसाइल से हमला किया गया है, ये शक जताया जा रहा है। बहरीन पर पहले भी बहुत सारे हमले हुए हैं। इन सब के बीच में रिफाइनरी पर मिसाइल से अटैक किया गया है। रिफाइनरी से उठती हुई आग की लपटें देखी गई है। जरा ये आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। जो बाप को मिसाइल है, बाप को जो उनकी रिफाइनरी है उस पर दरअसल ये मिसाइल से अटैक किया गया है, ये कहा जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये ईरान स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन बहरीन अच्छे से जानता है कि उसके यहाँ पर जो अटैक हो रहे हैं वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं और इस बार भी ईरान की तरफ से ही अटैक किया गया है। जैसे सऊदी अरब में आरामको पर किया गया था, वैसे ही बहरीन में बापको पर किया गया है। ये तेल रिफाइनरी है जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान बहरीन को उठाना पड़ा है। तो ये दो खबरें हैं। अमेरिका ने खुद स्वीकार कर लिया है कि वो अपनी जान बचा करके भागा है। उसके युद्धपोत पर हमला किया गया है। उसकी सीआईए चीख करके ये कहती रही थी कि ये सही वक्त नहीं है ईरान पर हमला करने का, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप नहीं माने, जिसकी वजह से आज उनके ये हाल हो गए कि उन्हें स्वीकार करना पड़ रहा है कि उन्हें भागना पड़ा है जंग छोड़ करके। दूसरी तरफ खबर यह है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी तेल रिफाइनरी की तस्वीरें दरअसल है बहरीन की, जहां पर यह शक जताया जा रहा है कि मिसाइल से अटैक किया गया है। और आपको याद भी होगा
कि मिसाइल से अटैक कोई बहरीन में पहली बार तो नहीं हुआ है। इसके पहले भी एक होटल पर, 5 सितारा होटल पर हमला किया गया था शुरुआत के दिनों में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अमेरिका के एयरबेस को निशाना बना रहे हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट में जो देश है जहां पर अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं, वहां पर उन देशों को भी निशाना इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो प्रेशर बनाए अमेरिका के ऊपर और ईरान से उन्हें हटने पर मजबूर कर दे। एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि ईरान की सेना को एक और बड़ा आदेश दिया गया है। ईरान के चीफ कमांडर ने यह आदेश जारी किया। ईरान की सेना IRGC को एक बड़ा आदेश ईरान के चीफ कमांडर की तरफ से दिया गया है कि यूएस ग्राउंड अटैक करे तो उन्हें पकड़ने का आदेश है। यूएस दूसरी तरफ ये कह रहा है कि उसकी तरफ से, हालांकि ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यूएस की तरफ से तैयारी की जा रही है कि वो जमीन पर उतर करके कार्रवाई करे, लेकिन इन सब के बीच में ईरान के चीफ कमांडर ये कह रहे हैं कि अगर यूएस आर्मी का कोई भी जवान घुसता है और अगर वो आपके हाथ लग जाए तो उसे तुरंत से पकड़ लेना है। ये आदेश उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कब यहाँ पर क्या परिवर्तित हो जाए हमलों में, कुछ भी जानकारी मिलना नामुमकिन हो जाती है। इसीलिए वो इस तरीके के आदेश पहले जारी कर देते हैं। जैसे अयातुल्ला अली खामनेई ने मरने के पहले बहुत सारे आदेश जारी कर दिए थे कि अगर मैं नहीं रहूं तो किस तरीके से काम करना है। उनके रक्षा मंत्री की तरफ से ये आदेश जारी किए गए थे कि अगर मैं नहीं रहूं तो सेना किस तरीके से टुकड़ियों में काम करेगी और वो अपने फैसले खुद लेगी। उसी तरीके से ईरान के चीफ कमांडर ने एक और आदेश जारी किया है कि यूएस ग्राउंड अटैक करे तो उन्हें, उनके सैनिकों को तुरंत से पकड़ लेना है। तो ये बड़ी बात है कि इस पूरे युद्ध में ईरान ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, जरा वो समझ लीजिए कि ईरान ने अमेरिका को ये समझने और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसका हमला कितना ज्यादा गलत था, और अगर वो इन हमलों से पीछे नहीं हटा तो अभी उसका जो नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसका हो जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान के प्रॉक्सी को लेकर के। ईरान के प्रॉक्सी हूती ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि हूती शुरुआत से ये चेतावनियां जारी कर रहा है, उसकी तरफ से एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी गई है कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है। यूएस इजराइल के साथी देशों को भी निशाना बनाएंगे, ये हूती कह रहा है। हूती की तरफ से रेड सी में अच्छा खासा नुकसान किया जा रहा है इजराइल का। इजराइल भी हूतियों पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे हूतियों की ताकत कमजोर हो गई है, बल्कि वो उल्टा अमेरिका को और इजराइल को आंख दिखा करके ये कह रहे हैं कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है। यूएस इजराइल के साथी देशों को भी हम निशाना बनाएंगे, ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया है। ये सिर्फ हूती की बस बात नहीं है, यही बात हिजबुल्लाह भी दोहरा रहा है। वो ये कह रहा है कि मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया जानती है कि आखिरकार ये किसके प्रॉक्सी है। ये ईरान के प्रॉक्सी है, और ईरान जब मुश्किल में है तो उन्हें पता है कि किस तरीके से हूती का, हिजबुल्लाह का उपयोग करना है, और हिजबुल्लाह और हूती बाकायदा उपयोग में लाए जा रहे हैं। हूती खुद कह रहा है कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है। यूएस इजराइल के साथी देश जो उनके साथ इस युद्ध में खड़े हुए हैं, हम उन्हें भी नहीं बख्शेंगे। ये उनके लिए भी चेतावनी जारी कर दी गई है। एक और खबर ये भी है कि यूएस अगर ग्राउंड अटैक करता है, जैसा शुरुआत से रिपोर्ट से कह रही हैं कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरीके से तबाह करना है तो यूएस को ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, और अगर वो ग्राउंड पर उतरता है तो उन्हें, यानी कि ईरान को यह आदेश दिए गए हैं, ईरान के सैनिकों को यह आदेश दिए गए हैं चीफ कमांडर की तरफ से कि आप तुरंत से जाकर के उनका खात्मा कर दें, उन्हें रोकना नहीं है। अब जंग की अगर हम बात करें तो भले ही मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका असर दुनिया भर में कहीं पर भी पड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। बहुत जगह इसका असर भी पड़ रहा है। दुनिया भर में हाहाकार मच गया है, खासतौर पर तेल को लेकर के। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, जो ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका से पेट्रोल डीजल खरीदने का सौदा है। तेल की कमी की वजह से बंद हो चुके हैं 500 से ज्यादा पेट्रोल पंप। ये ऑस्ट्रेलिया का हाल हो गया है, और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की तरफ से यह स्वीकार भी किया गया है कि उनके यहाँ पर लॉकडाउन जैसे हालात हैं, क्योंकि तेल की कमी हो गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी की, जहां पर 60 पेट्रोल पंप पूरे तरीके से बंद हो गए हैं। मलेशिया और साउथ कोरिया का ऑस्ट्रेलिया को तेल देने से इनकार भी देखने को मिला है। जब ऑस्ट्रेलिया को जरूरत है तब साउथ कोरिया मना कर रहा है, मलेशिया मना कर रहा है, और कैसे देंगे? जिनके पास खुद नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया को क्या उपलब्ध करवा सकते हैं? अमेरिका के बारे में भी जान लीजिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका छूटा है इससे। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $3.75 प्रति गैलन के पार पहुंच गई है, 3 लीटर तेल की कीमत। कुछ महीनों में 4.30 से ये $4.50 प्रति गैलन तक जाने की आशंका है। महंगाई वहां पर भी बढ़ी है। टैरिफ, महंगाई और बेरोजगारी से उनकी अर्थव्यवस्था जूझते हुए नजर आ रही है। फिलीपींस वो राष्ट्र है जिसने ऊर्जा आपातकाल सबसे पहले घोषित किया।
पेट्रोल की कीमत यहां 90 पैसों प्रति लीटर के पार पहुंच गई है और युद्ध से पहले की कीमत के मुकाबले में इसमें 200% का उछाल देखा गया है। पाकिस्तान में तो हाल ये था कि लोग पेट्रोल पंपों पर लाइन में खड़े होकर के एक दूसरे के साथ मारकाट कर रहे थे कि पहले तेल कौन लेगा। मर्डर तक कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन ही कामकाज किया जाएगा और 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। सरकारी गाड़ियों का 50% बेड़ा सड़कों से हटा दिया गया है। इसके साथ ही नए एसी और फर्नीचर खरीदने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। अब बात अगर हम बांग्लादेश की करें तो वहां पर क्या आलम है। बांग्लादेश में जहां से गारमेंट्स का कारोबार होता है, पूरी दुनिया में गारमेंट्स भेजे जाते हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। गैस आधारित जो बिजली संयंत्र है उससे प्रोडक्शन होता था और यूनिवर्सिटीज में रमजान के पहले ही छुट्टियां घोषित कर दी गई। बांग्लादेश में पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने ईंधन भरने की सीमा तक तय कर दी है कि कितना तेल किसे मिलेगा। बात अब श्रीलंका की करते हैं। देश में स्कूल और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। गैर जरूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यही हाल इजिप्ट में भी बना हुआ है। इजिप्ट में ईंधन और खाने के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। स्वेज कैनाल से मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो साफ तौर पर गिरा हुआ नजर आता है। पर्यटन से होने वाली जो आय थी उसमें भी गिरावट है, क्योंकि टिकट फ्लाइट के इतने महंगे हो गए हैं कि लोग अब जाना नहीं चाहते हैं। रात के बिलबोर्ड बंद है और सार्वजनिक रोशनी कम करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब बात हम ब्राजील की करते हैं। ये दुनिया भर में स्थिति है, लॉकडाउन जैसे हालात हैं सिर्फ इस मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से। ब्राजील में क्या हाल है। यहाँ पर आयातित खाद्य पर ब्राजील निर्भर है। इसका करीब 50% खाद्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और दुनिया का 60% सोयाबीन का निर्यात भी यहाँ पर किया जाता है। अब शुक्र मनाइए कि जो लोग ये कह रहे हैं, भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि भारत में इन सब चीजों की कमी हो गई है, वहां से आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। एक्साइज ड्यूटी को इसीलिए घटाया गया ताकि लोगों पर इसका असर ना पड़े, उनकी जेब से पैसों को ना खींचा जाए। उन सब के बीच में पूरी दुनिया में क्या हाल बना हुआ है वो आपने जान लिया। अब खबर ये आ रही है कि ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। तेल अवीव पर बड़े हमले का दावा किया गया है। इसमें एक शख्स की मौत हुई है, 4 जख्मी हैं। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के तेल अवीव को निशाना बना लिया। तेल अवीव उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह हो गई है, जहां वो बार बार क्लस्टर बम गिराते हैं, जिसकी वजह से नुकसान इस कदर होता है कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाता है। तेल अवीव से आई हुई तस्वीरें, अगर आप ये सोचे कि हर बार एक ही तस्वीरें क्यों आती है, क्योंकि हर बार तेल अवीव का एक ही हाल होता है। हर बार तेल अवीव के आसमान में इसी तरीके से ये मिसाइल देखने को मिलती है। इन्हें इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन बहुत सारी मिसाइल्स ऐसी होती है जो कि सीधे जाकर के नीचे गिरती है, जिसकी वजह से ये नुकसान होता है, जैसा इस बार हुआ है। एक शख्स की मौत हो गई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये मिसाइल अटैक की वजह से हुआ है। जो आपने इसमें ये विस्फोट की आवाज सुनी है, ये उसकी वजह से हुआ है। जरा एक बार फिर से आपको ये फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाकर के हम इसकी आवाज सुना देते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ये धमाका कितना तीव्र था और वहां पर लोग किस तरीके से भागते हुए, दौड़ते हुए अपनी आवाज। एक बार फुल स्क्रीन ये विजुअल जरा आवाज के साथ सुनवाइएगा। Wow, 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 wow. Wow, wow, napalpo. Wow, 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 wow. Wow, wow, napalpo. तो ये विस्फोट इतना भयावह था कि लोग वहां पर चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं। एक और खबर आ रही है कि ईरान ने ओमान पर भी एक बड़ा हमला किया है। ओमान के बंदरगाह को इस दौरान नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान के ड्रोन से बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ये बड़ी जानकारी है। ओमान को बार बार निशाने पर लिया जा रहा है। इस बार भी ओमान के बंदरगाह को नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान के ड्रोन की वजह से दरअसल ये पूरा नुकसान हुआ है ओमान के बंदरगाह पर। ओमान कोई अछूता तो है नहीं है मिडिल ईस्ट में। ओमान भी नाम है, जॉर्डन भी नाम है, इसके साथ साथ सऊदी अरब भी है, बहरीन भी है, जो इसका यानी ईरान का गुस्सा झेलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अब ईरान कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अगर कोई ये कहे कि सिर्फ और सिर्फ एयरबेस को निशाना बनाया जा रहा है तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। एयरबेस के अलावा लोगों से जुड़े हुए स्थानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के ड्रोन ने जो भारी तबाही बंदरगाह पर लाई है उसका सीधा सा असर यह है कि ओमान में उसके पूरे व्यापार को वो ठप करना चाहता है। दूसरी तरफ तेल अवीव से बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें यह पता चलता है कि तेल अवीव में नुकसान आखिरकार कितना ज्यादा हो गया है। तेल अवीव के आसमान में एक बार फिर से मिसाइल देखने को मिली और जहां ये गिरी उसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश बार बार की जाती है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम अब कम पड़ गए हैं क्योंकि एक लंबे वक्त से वो युद्ध में है। इसके साथ साथ जो क्लस्टर बम ईरान की तरफ से मिसाइल के माध्यम से भेजे जाते हैं वो उसके लिए मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि क्लस्टर बम
एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे क्लस्टर बम को एयर डिफेंस सिस्टम टारगेट ही नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो गिरते हैं, फटते हैं और उससे अच्छा खासा नुकसान होता है। अब अमेरिका ईरान पर हमले तो कर रहा है, ईरान में भारी तबाही भी हो रही है, लेकिन इस सब के बीच में एक खबर ने अमेरिका को और ज्यादा टेंशन में डाल दिया है। अब वो खबर कौन सी है जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में चला गया है, इस रिपोर्ट में देखें। मिडिल ईस्ट में जंग की आग धधक रही है। क्षेत्र की शांति, मानवता का विकास और लोगों के अरमान इस आग में जल रहे हैं, लेकिन इस आग के शांत होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। अमेरिका और इजराइल ने जिन उद्देश्यों से जंग का आगाज किया था, वो अब तक अधूरे हैं। केवल अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के सिवाय अमेरिका के पास अपनी कामयाबी के तौर पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ईरान की सेना लगातार पलटवार कर रही है। अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर तो हमले हो ही रहे हैं। अरब देशों के अहम ठिकानों पर भी बारूद बरस रहा है और इजराइल में तो जबरदस्त तबाही हो रही है। अमेरिका ने ईरान के 10,000 से ज्यादा जगहों पर हमले किए। इनमें मिसाइल कॉम्प्लेक्स, मिसाइल फैक्ट्रियां, सैन्य हेडक्वार्टर और परमाणु ठिकाने शामिल हैं। लेकिन ईरान के हमलों से कहीं ऐसा नहीं रहा कि वो कमजोर पड़ रहा है। इस बीच अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का मिसाइल और ड्रोन भंडार अब भी काफी मजबूत है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान के पास अब भी अपनी मिसाइलों और ड्रोनों का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित है। यह स्थिति युद्ध के आने वाले हफ्तों में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक ईरान के मिसाइल स्टॉक का केवल 1/3 हिस्सा ही नष्ट हुआ है, जबकि बाकी के हिस्से को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं है। ईरान की ड्रोन क्षमता की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। बताया जा रहा है कि अब तक केवल 33% ड्रोन पावर ही खत्म किया जा सका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने फतेह सीरीज जैसी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को अब तक बचाकर रखा है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि मिसाइल युद्ध का सबसे खतरनाक दौर अभी शुरू होना बाकी है। इधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बेहद चौंकाने वाली आशंका जाहिर की है। जेडी वेंस के मुताबिक ईरान जैकेट वाला न्यूक्लियर बम बना सकता है। इसके जरिए वो आसानी से किसी भी शहर पर हमला कर सकता है। जेडी वेंस का कहना है कि ईरान बड़ी चालाकी से आगे बढ़ रहा है। वो ऐसा हथियार बनाना चाह रहा है जिससे अमेरिका में कोहराम मचाया जा सके। ईरान सुसाइड बॉम्बर की तर्ज पर सुसाइड न्यूक्लियर बॉम्बर तैयार करना चाह रहा है। इसके लिए वो न्यूक्लियर वाला जैकेट तैयार कर सकता है। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान एनपीटी से बाहर निकल सकता है। मीडिया में छपे लेख में आरोप लगाया गया कि जब दुनिया के कई देश नियम कानून नहीं मान रहे हैं तो ईरान ही क्यों माने। ईरान के पास पहले ही करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम, एक परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। बताया जा रहा है कि 440 किलो यूरेनियम से 11 परमाणु हथियार तैयार किए जा सकते हैं। ईरान और अमेरिका के इस जंग के परमाणु युद्ध में बदलने के आसार बनते जा रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि हम आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों ये परमाणु युद्ध में बदल जाएगा। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि आखिरकार इसकी सबसे ज्यादा आशंकाएं क्यों बढ़ी है, क्योंकि जंग में अमेरिका इजराइल को हराना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब ये भले ही अमेरिका कह रहा है कि वो भाग गया है, लेकिन एक सच ये भी तो है, ईरान के पास 60% संवर्धित करीब 400 किलो यूरेनियम है और अगर उसके हाथ से सब कुछ उससे जाता हुआ दिखाई देता है तो वो इसका इस्तेमाल जरूर से करेगा। संवर्धित यूरेनियम से छोटे टैक्टिकल वेपन बनाना संभव है और यही तो कहा जा रहा है कि अगर ये प्रॉक्सी ग्रुप्स तक पहुंच गए तो अमेरिका में और ज्यादा तबाही प्रॉक्सी ग्रुप लाना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये कभी भी अमेरिका पर हथियार परमाणु उठा करके दाग सकते हैं। ईरान ने 2 हफ्ते में बम बनाने का पहले से ही दावा कर दिया था। जब वो युद्ध में नहीं था तब उसने दावा किया। तो इन सब के बीच में तो ये जानकारी मिली है कि उसने परमाणु युद्ध के लिए तैयारी पूरी कर ली है और जो परमाणु हथियार है वो बना लिए हैं, क्योंकि गैराज में जिस तरीके से
2 तीव्रता का भूकंप आया था। उसके बाद उसे बताया था कि वो मैनमेड है और मैनमेड होने की वजह से ये कहा गया था कि वहां पर अब ईरान ये तैयारी कर रहा है कि वो हथियार बनाएगा और इसी वजह से वो वहां पर भूकंप आया था। इसीलिए आप कह रहे हैं कि उसके पास वैसे भी खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, विकल्प के तौर पर परमाणु हमले ही संभव है। और ईरान के गैराज में भूकंप से एटमी परीक्षण की अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान अभी तक तो इस पूरे युद्ध के दौरान तक हथियार बना चुका है। वह हथियार अगर उसने बना ली और अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को बांटने उसने शुरू कर दिए तो ये समझ लीजिएगा कि आगे आने वाला वक्त अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए अमेरिका अभी ही खुल करके ये कह रहा है कि वो भाग गया है जान बचा करके। अब ईरान के सुरक्षा बलों का भी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बार बार उनकी तरफ से मोसाद के एक एजेंट को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दावा वो कर रहे हैं, ईरान के सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया है और दावा कर दिया है कि एक मोसाद के एजेंट को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अब मोसाद हो या CIA हो अमेरिका की, ये दोनों ही वहां पर सक्रिय नजर आते हैं, उनके एजेंट्स सक्रिय नजर आते हैं। और शुरुआत में ये कहा गया था ईरान की तरफ से कि ईरान जो अलग अलग देशों में मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें वहां पर CIA या मोसाद के एजेंट्स होने का शक है, इस वजह से वो हमला कर रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई कि ईरान के सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया। कौन सा, ये आपने देख लिया, मोसाद के एजेंट को उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब US इजराइल के हमलों से ईरान में तबाही है। तेहरान की जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भारी नुकसान हुआ है और यूनिवर्सिटी के नुकसान की तस्वीरें तक साझा कर दी गई है। ये हमले तो तेहरान में भी हो रहे हैं, अगर तेल अवीव में हो रहे हैं तो तेहरान में भी हो रहे हैं। अब तेहरान की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचा दिया गया है। ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यह नुकसान हुआ है और इसकी वजह से मुश्किलें उनकी भी बढ़ गई हैं। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए तो तेहरान यूनिवर्सिटी के सामने आई हैं जो उन्हें नुकसान हुआ है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं उसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमला किया गया है उसकी वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। एक और तस्वीर आई है, तेहरान की यूनिवर्सिटी क्या हुआ करती थी लेकिन उसका क्या हाल कर दिया गया है। ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका नाम है, जहां पर ये नुकसान हुआ है और ये हमला मिसाइल से किया गया है। ये इजराइल की तरफ से किया गया है, तो इजराइल को भी तो जम करके निशाना बनाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि मोसाद के एक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये दावा ईरान के सुरक्षा बलों की तरफ से कर दिया गया है कि उसने मोसाद के एजेंट को इस बार गिरफ्तार किया है। अब उसके मुंह से कितना सच वो सुन पाएंगे या फिर उसे टॉर्चर करेंगे। अमेरिका को जंग में अब तक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और शायद इतने नुकसान की आशंका ट्रंप और नेतन्याहू को थी ही नहीं और यही वजह है कि अब ट्रंप जंग से निकलने की कोशिशों में जुट गए हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गए। डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खाली हो रही है। करोड़ों की मिसाइलें कुछ लाख के ड्रोन को गिराने में बर्बाद हो रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका के लिए जंग जारी रखना मुश्किल हो रहा है और जंग से पीछे हटने का रास्ता नहीं मिल रहा है। जिसके बाद अब अमेरिका नई रणनीति बनाने में लगा है। ईरान ने सऊदी अरब के एयरबेस को निशाना बनाया। मिसाइल हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। इन हमलों में अमेरिकी ईंधन भरने वाले कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। अमेरिका सेंट्रल कमांड के अनुसार 1 महीने से चल रहे संघर्ष में 300 से अधिक सैनिक घायल हुए। हालांकि ज्यादातर घायल ठीक होकर ड्यूटी पर लौट आए। यह इस जंग के दौरान इस एयरबेस पर दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले भी यहां मिसाइल स्ट्राइक हो चुकी है जिसमें 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुए थे। लगातार हो रहे हमलों से साफ है कि ईरान अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बना रहा है। अनुमान है कि सिर्फ 3 हफ्तों में अमेरिका को 1.4 से 2.9 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। युद्ध के दौरान अमेरिका को अब तक कई और बड़े झटके भी लगे हैं।
3 अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमानों को गलती से कुवैत के एयर डिफेंस ने मार गिराया। हालांकि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। इराक में तो KC-135 एयरक्राफ्ट की टक्कर के बाद 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। ईरान के हमलों में अब तक 10 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन भी नष्ट हो चुके हैं। इनमें से कुछ मिसाइल से गिराए गए, जबकि कुछ जमीन पर ही तबाह कर दिए गए। इसके अलावा एक थर्ड मिसाइल सिस्टम का रडार भी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ, जिसकी कीमत करीब $300 मिलियन बताई जाती है। तनाव के बीच अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। बताया जा रहा है USS जॉर्ज W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट के पास तैनात करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि यह साफ नहीं है कि ये पहले से मौजूद कैरियर को रिप्लेस करेगा या उनके साथ जुड़कर ऑपरेशन को और ज्यादा मजबूती देगा। इसके अलावा अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R. फोर्ड में भीषण आग लगी। बताया गया कि इसके बाद उसे मेंटेनेंस के लिए भेजा गया। साफ है कि अमेरिका को इस जंग में जबरदस्त नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले का दावा किया है और तेहरान पर बड़े हमलों का दावा उसकी तरफ से किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर उसने बड़ा हमला किया। उसने कहा है कि तेहरान के कई इलाकों में हमने धमाके किए हैं, जो कि खास तौर पर सुनाई दे रहे हैं। अब अगर तेल अवीव में धमाके हो रहे हैं तो इजराइल भी वही करेगा। तेल अवीव से निकल करके वो तेहरान में धमाके करवा रहा है। जरा ये युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें देख लीजिए कि जब ये हमले होते हैं तो उसके बाद किस तरीके से तेहरान का सूरत हाल बदल जाता है। ये जरा तस्वीर देखिए। ये रात का वक्त जरूर है, यहाँ पर उठता हुआ धुएं का गुबार और ऊपर से पीछे विस्फोट होता हुआ और भी ज्यादा नजर आ रहा है। ये मिसाइल यहाँ पर भेजी हुई है जो कि फटते हुए नजर आ रही है और इसकी वजह से हाल ये हो गया है कि ईरान में, तेहरान में सब कुछ ध्वस्त नजर आता है। तेहरान को नुकसान तो इजराइल ने बहुत ज्यादा कर दिया, इसीलिए बार बार अमेरिका और इजराइल ये दम भरता है कि हमने दशकों पीछे ईरान को धकेल दिया। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, युद्ध से जुड़ी हुई 29वें दिन। आखिरकार क्या बड़ी खबर है ये वो आपको बताती हूँ कि यूएस के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर के जानकारी है कि ये कहा गया है IRGC ने अपने सैनिकों को कि यूएस के जो भी सैनिक घुसे उन्हें सीधे तौर पर बंधक बना लेना। यूएस मरीन कमांडो को बंधक बनाने का दावा तक उन्होंने किया कि हमने यूएस के मरीन कमांडो को तो बंधक बना लिया है और अगर कोई जमीनी स्तर पर उतर करके यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करेगा तो हम उसे भी बंधक बना लेंगे। IRGC की तरफ से एक ये बड़ा मैसेज पास आउट कर दिया गया है अपने तमाम सैनिकों को, अपने तमाम सोल्जर्स को कि अगर कोई भी घुसता है अमेरिका से, कोई भी अमेरिकी सैनिक तेहरान के अंदर या ईरान के किसी भी इलाके में आपको मिलता है तो उसे तुरंत से गिरफ्तार कर लेना है। अब वो ये कह भी रहे हैं कि हमने यूएस मरीन कमांडो को बंधक बना लिया। ये भी अपने आप में एक बड़ा दावा है। अब दो खबरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से 29वें दिन भी इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ तबाही लाई जा रही है। हालांकि आप याद करेंगे तो 28 फरवरी थी उस दिन और आज 28 मार्च। इसके साथ ही ये हमले कम नहीं हुए हैं बल्कि ये हमले सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन हमलों की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है। इजराइल के अंदर, ईरान के अंदर और अमेरिका को भी बहुत कुछ गंवाना पड़ा है, इसीलिए अमेरिका पीछे हट गया है। अब अमेरिका पीछे हटा सो हटा, लेकिन ये जो हुआ है मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, अमेरिका की वजह से उसने क्या कुछ तबाही पूरी दुनिया में लाई है, जरा देखिए। अमेरिका के ईरान में अब तक सभी लक्ष्य अधूरे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का मानना था कि खामनेई के मरते ही जनता सड़कों पर आ गई और ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन यह अब तक संभव नहीं हुआ। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। उसका टारगेट है हॉर्मुज स्ट्रेट और रणनीतिक द्वीपों पर कंट्रोल करना। अमेरिका ईरान के तेल व्यापार और नए टैक्स सिस्टम को भी रोकना चाहता है।
अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों से बात नहीं बनी, मिसाइलें ईरान का गुरूर नहीं तोड़ पाई। इसलिए पेंटागन के वॉर रूम में प्लान ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि इस ऑपरेशन में एक भी गलती नहीं होगी। बताया जा रहा है कि प्लान के तहत 10,000 मरीन कमांडो ईरान की धरती पर उतर सकते हैं, जिनका मकसद हॉर्मुज में ईरान के कब्जे को तोड़ना है। खर्ग से लेकर लरक तक उसके 6 द्वीपों पर कब्जा करना और ईरान को घुटनों पर लाना। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने पश्चिमी एशिया में 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस तैनाती का मकसद हॉर्मुज को नियंत्रण में लेना है, खास तौर पर ईरान के उन 6 द्वीपों पर नियंत्रण जिनके करीब से दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई होता है। ग्राउंड ऑपरेशन में सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने पहली बार मानव रहित ड्रोन स्पीड बोट्स को एक्टिव कॉम्बैट में उतारा है। यह समंदर के आत्मघाती ड्रोन है जो ईरान की नेवी को उलझा कर रखेंगे। उधर ईरान ने भी पुख्ता तैयारी कर ली है। ईरान ने समुद्री मार्ग पर ही व्यू रचना कर ली है। ईरान ने अपने द्वीपों पर बड़ी संख्या में तैनाती की है, जिसे देखते हुए कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए यह हमला आसान नहीं होगा। अमेरिका ईरान में कंट्रोल चाहता है और इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्यों ये जरूरी है वो आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर हजारों अमेरिकी सैनिक पहले से मौजूद हैं और मिडिल ईस्ट में 7,000 यूएस सैनिक मौजूद हैं। 7,000 में से करीब 5,000 मरीन कमांडो हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 सैनिक भी यहाँ पर मौजूद हैं और नए 10,000 सैनिकों की तैनाती संभव है। पिछले बार इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया था कि वो 10,000 सैनिकों को और भेजेंगे मिडिल ईस्ट में। कुल संख्या इस तरीके से 17,000 से अधिक हो जाएगी और खाड़ी में मिलाकर के 50,000 सैनिकों का अनुमान लगाया जा रहा है। अब उसके लिए ये जरूरी है कि अगर उसे इस वॉर में हराना है ईरान को, तो वो ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करे। हालांकि ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर के भी उसे रिपोर्ट्स यही मिली हैं कि ये वक्त बिल्कुल सही नहीं, और अगर अब वो रिपोर्ट की नहीं मानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये वजह थी कि ट्रंप का जो ग्राउंड अटैक है वो सपना आखिरकार क्यों है और वो किन सैनिकों की वजह से है। सैनिकों की संख्या जरूर बढ़ेगी, लेकिन क्या वो सैनिक ये समझ पाएंगे कि वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब खबर एक और आ रही है, ईरान की युद्ध में आखिरकार क्या रणनीति है। ईरान की रणनीति सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ईरान इससे बहुत ज्यादा आगे की रणनीति बना करके बैठा हुआ है। उसकी तैयारी ये है कि 10 लाख से ज्यादा लड़ाके उसने तैयार कर लिए हैं। IRGC में शामिल होने की जो अवधि है, जो एज है, उसे घटा दिया गया है, 12 साल कर दिया गया है। लड़ाकों में सेना और IRGC के गार्ड शामिल हैं। नई भर्तियां और ज्यादा होते जा रही हैं, उसकी संख्या बढ़ते ही जा रही है। ईरान में IRGC के सैनिकों की और लड़ाकों की, तो ईरान की क्या तैयारियां हैं वो आपने समझ ली कि इन लड़ाकों को स्थानीय स्थिति का एक तो पूरा ज्ञान होता है। उन्हें पता है कि उन्हें कहां से कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है अमेरिका को। स्थिति की जानकारी ना होना बाहरी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और ये अमेरिका के सामने भी चुनौती बनकर के आएगा अगर वो ग्राउंड पर उतरते हैं। यूएस सेना जमीन पर उतरी तो अपने तरीके से ये लोग हैंडल करते हुए नजर आएंगे, जिन्हें ये आदेश दिए गए हैं कि अमेरिका का कोई भी जवान अगर दिखे तो उसे तुरंत से गिरफ्तार करें। अमेरिका की स्थिति भी आसान बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। भौगोलिक स्थिति इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है, इसलिए वो कुर्द के साथ जाकर के खड़ा होना चाहते हैं। 16 दिनों में 11,000 हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। हथियारों की जो लागत है वो 26 अरब डॉलर तक है। अमेरिका इस वजह से परेशान भी है। अमेरिकी हथियार भंडार पर दबाव भी बढ़ते जा रहा है। जमीनी युद्ध से सैन्य और आर्थिक दोनों स्तर पर और ज्यादा भारी दबाव पड़ेगा, जो उसके लिए परेशानी का और ज्यादा सबब खड़ा करेगा। तो ये उसके लिए परेशान करने वाले पॉइंटर्स हैं, जो उसे इस युद्ध में कितने दिन टिकने देंगे ये भी जरा देखना होगा, क्योंकि अब तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अमेरिका और इजराइल के बीच में शुरू हो गया है।
ईरान की अमेरिका को चेतावनी देखने को मिली है। ईरान के लोगों को अमेरिका की तरफ से संदेश दिया गया है, ग्राउंड ऑपरेशन में भारी नुकसान की धमकी दी गई है, हम तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि ईरान के लोगों ने सीधे सीधे अब अमेरिका को ही चेता दिया है। उस अमेरिका को जो कल तक ये कह रहा था कि आप सड़कों पर उतर आइए, हमारा साथ दीजिए ये रिजीम चेंज करने में। वहां के ये लोग ये कह रहे हैं कि ईरान के लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन में भारी नुकसान होगा अमेरिका का, और हम तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका उतर करके आए। वहां का जो ईरानी मीडिया है वो लोगों से बातचीत कर रहा है और पूछ रहा है कि अगर अमेरिका उतर करके आता है तो क्या कहेंगे। तो अमेरिका को ये जवाब दिया जा रहा है, ये देखिए लोग, ये सिर्फ ये लड़ाके नहीं है, ये सिर्फ ये लड़ाके नहीं है, बल्कि वहां की जनता है जो सड़कों पर उतर करके विरोध करते हुए नजर आ रही है। پاسخ مردم ایران به ترامپ، مردمی که شیفته و دیوانه کشور و انقلابشون هستن. اعلام می‌کنیم تا آخرین قطره خون برای دفاع از مملکت ایران. तो आपने ईरानियों को तो सुन लिया जो ये कह रहे हैं कि वो तैयार है अमेरिका आ जाए, लेकिन अमेरिका को एक और चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। उसने कहा है ईरानी सेना ने कि कई यूएस के जो मरीन हैं वो मारे गए यूएस मरीन कमांडो जिन्हें उन्हें गिरफ्तार किया था, उन्हें मार गिराया गया है। ड्रोन और मिसाइल हमलों में मारा गया है, ये बताया जा रहा है। मुसलमानों की जमीन से यूएस सैनिकों का सफाया किया जा रहा है, ईरानी सेना ये भी कहते हुए नजर आ रही है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली थी कि मरीन कमांडो को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब जानकारी ये है कि उसे मार गिराया गया है। अब दो तस्वीरें हैं, दो कहानियां हैं इस पूरे युद्ध से जुड़ी हुई। लोग सड़कों पर हैं, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका को सबक सिखाएंगे। ये अपने हाथों में बंदूक लेकर के वहां की जो महिलाएं हैं वो उतरी हुई हैं, पुरुष इसी तरीके से नजर आते हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अपने राष्ट्र के लिए हम भी उतरेंगे। देखिए, किसी राष्ट्र के अंदर मसले हो सकते हैं, उसे सुलझाने के लिए वहां के लोग आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा देश उन राष्ट्र पर हमला करेगा तो तस्वीरें कुछ ऐसी आती हैं। कल तक अमेरिका को, इजराइल को ये लग रहा था कि ईरान के अंदर अशांति जो है उसका वो फायदा उठा लेंगे और उसकी वजह से रिजीम चेंज करवा लेंगे, जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। लेकिन ईरान के लोगों ने ये बता दिया कि उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, वो अपने देश के साथ खड़े हुए हैं, सरकार के साथ नहीं, सरकार देश नहीं है। और ये उनकी तरफ से संदेश बहुत साफ दे दिया गया है। अमेरिका और इजराइल का मकसद है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, और पिछले साल भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एटॉमिक सेंटर्स को ही निशाना बनाया था। इस बार भी इजराइल की सेना लगातार ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले करते हुए नजर आ रही है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के मकसद से हमला किया, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी तक पूरी तरह से खत्म होता नहीं दिखा। अमेरिका और इजराइल अब तक ईरान के 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को हासिल नहीं कर सके। इधर इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। ईरान की मीडिया के अनुसार इजराइल के हमलों में मध्य ईरान में स्थित एक हैवी वाटर रिएक्टर को निशाना बनाया गया। यह हमला इजराइल के तेहरान के खिलाफ अपने अभियान को बढ़ाने की धमकी देने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा कि अराक में शायद खोंडाब हेवी वाटर कॉम्प्लेक्स और यज़्द प्रांत में अर्दकान एलोकेक प्रोडक्शन प्लांट को निशाना बनाया गया। संगठन ने कहा कि हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ और प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है।
उधर IRGC ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो हमलों का जवाब देगा। IRGC के एरोस्पेस फोर्स कमांडर सैयद मासिद मुसावी ने एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिका और इजराइल से जुड़ी कंपनियों के कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल छोड़ देने चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने हमें पहले भी आजमाया था, आप खुद आग से खेल रहे हैं और बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अनुसार ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमलों के बावजूद रिएक्टर सुरक्षित है और रेडिएशन लीक नहीं हुआ। हालांकि एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी परमाणु रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो बड़ा हादसा हो सकता है। ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर बीते 10 दिनों में तीसरी बार हमला हुआ, लेकिन राहत की बात यह है कि इससे न तो रिएक्टर को कोई नुकसान हुआ और न ही किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ। IAEA के मुताबिक बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थिति सामान्य है और ऑपरेटिंग रिएक्टर सुरक्षित है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी दी कि अगर किसी परमाणु रिएक्टर को नुकसान पहुंचता है तो रेडियो एक्टिव हादसा हो सकता है। IAEA का दावा है कि ईरान के खोंदाव स्थित हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट पर भी हमला किया गया। तो अमेरिका के खिलाफ अब ईरान की सड़कों पर ईरान के लोग उतर गए हैं और वो सबक सिखाने की बात अमेरिका को कर रहे हैं। अब खबर ये है कि हॉर्मुज द्वीप पर लोगों ने मानव श्रृंखला बनाने की बात तक कह दी है। ये बड़ी खबर है कि हॉर्मुज को लेकर के अभी तक तो वहां पर सिर्फ IRGC की तैनाती की गई थी, लेकिन अब जानकारी है कि हॉर्मुज द्वीप पर लोगों ने मानव श्रृंखला बनानी शुरू कर दी है। जरा ये तस्वीरें देखिए कि लोग किस तरीके से वहां पर खड़े हुए हैं मानव श्रृंखला बना करके, कि अगर अमेरिका को अब कुछ भी करना है तो इन लोगों के शव के ऊपर से गुजरना होगा। सीधा संदेश ये देते हुए नजर आ रहे हैं कि हॉर्मुज पर अमेरिका की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका तमाम देशों के सामने गुहार लगाता रहा, वो ये कहता रहा कि आप इस मसले पर हमारे साथ खड़े होइए, हॉर्मुज को खुलवाइए, लेकिन ईरान के लोगों ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है कि लोग खुद यहाँ पर खड़े हो गए आकर के। अमेरिका को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। अब खबर यह है कि ईरान ने एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी है। केश्म द्वीप के पास कार्गो शिप में आग लगी। ईरान ने बिना इजाजत हॉर्मुज नहीं पार करने के लिए कह दिया है और हॉर्मुज पार करने के बाद ईरान से इजाजत लेनी होगी और अगर इजाजत नहीं ली गई तो ये केश्म द्वीप के पास जिस तरीके से इस शिप का हाल किया गया है, तेल टैंकर का हाल किया गया है, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से गुजरने वाले हर तेल टैंकर का यही हाल करेंगे अगर वो हमसे परमिशन लेकर के यहाँ से नहीं गुजरते हैं। तो ये हाल जो किया गया है उसमें जरा देख लीजिए, ये तेल टैंकर है जिस पर हमला किया गया और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊंची ऊंची उड़ती हुई आग की लपटें और धुआं रह गया है। जो सामान लेकर के जा रहे थे वो जल करके खाक हो गया है। हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण वो चाहता है और उसने पहले भी ये कहा था और अभी भी उसने जो अमेरिका के सामने शर्तें रखी उसमें भी ये कहा है कि हमें पूर्ण नियंत्रण चाहिए, हम यहाँ पर टैक्स भी लगाएंगे और टैक्स भी वसूलेंगे, वो सब कुछ हमें चाहिए। अब दो खबरें जरा देख लीजिए कि एक तरफ हॉर्मुज को लेकर के लोग पहुंच गए हैं, वहां पर मानव श्रृंखला बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जो भी कार्गो शिप है उसे लेकर के ईरान ने कहा कि बिना इजाजत तो हम किसी को जाने नहीं देंगे, जिससे जाना है उसे इजाजत लेनी होगी। और ये संदेश भी है कि अमेरिका जो कल तक लोगों को इकट्ठा होने के लिए, देशों को इकट्ठा होने के लिए मैसेज पास ऑन कर रहा था, उसे भी पीछे हटना पड़ेगा कि ईरान जिसे चाहेगा उसे गुजरने देगा और जिसे चाहेगा उसे रोक देगा, उसकी इजाजत सर्वोपरि होगी। और अगर उसकी इजाजत नहीं ली गई तो जिस तरीके से इस कार्गो शिप का हाल केश्म द्वीप के पास किया गया है वो हर शिप का हाल किया जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका जंग को खत्म करने के लिए कौन सा बड़ा कदम उठा रहा है और इसके क्या क्या परिणाम हो रहे हैं। अमेरिका सीज फायर चाह रहा है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान सीज फायर की गुजारिश कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के दावों को नकार दिया। खबर है कि ईरान बातचीत अमेरिका की ओर से जेडी वेंस की मौजूदगी चाहता है। दरअसल माना जा रहा था कि जेडी वेंस जंग के विरोध में थे और अब सीज फायर के लिए वो एक्टिव हो गए हैं।
जेडी वेंस को सीज फायर के लिए अधिकृत किया गया तो वेंस ने सबसे पहले कतर से संपर्क किया। कतर के प्रधानमंत्री के साथ वेंस ने एक मीटिंग भी की। जंग में ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने के लिए तुर्की, पाकिस्तान और इजिप्ट ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पाकिस्तान अमेरिका के संदेशों को ईरान तक पहुंचा रहा है, वहीं तुर्की खाड़ी देशों को साथ रहा है। इन सब के बीच अमेरिका ने सीज फायर के लिए मिडिल ईस्ट में मध्यस्थता के सबसे पुराने खिलाड़ी कतर को एक्टिव किया है। खबरों के मुताबिक वेंस और कतर के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की गई, जिसमें ईरान समस्या को सुलझाने पर चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक वेंस ने पहले यूएई के अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री को अमेरिका बुलवाया, जहां उनसे लंबी बात की। बताया जा रहा है कि जेडी वेंस के लिए यह समझौता काफी अहम है, क्योंकि वेंस शुरू से ईरान युद्ध का विरोध कर रहे हैं। वेंस नहीं चाहते थे कि अमेरिका ये युद्ध इजराइल के लिए लड़े। यही वजह है कि ट्रंप ने युद्ध विराम की कमान वेंस को सौंपी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वेंस के लिए ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस बीच जानकारी मिली कि अब वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच ब्लेम गेम का दौर शुरू हो गया है। खबर है कि ट्रंप के सबसे वफादार और कड़े तेवर वाले शख्स जेडी वेंस की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई और जमकर बहस हुई। बताया जा रहा है कि एक बेहद तनावपूर्ण फोन कॉल ने वेंस नेतन्याहू की क्लास लगाते हुए उन्हें बुरी तरह लताड़ रहे थे। वेंस ने सीधा आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान में सत्ता परिवर्तन का जो सपना दिखाया वो पूरी तरह झूठ और खोखला साबित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने ही ट्रंप को बहला फुसलाकर जंग में घसीटा। खबर है कि जेडी वेंस ने फोन पर नेतन्याहू को वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हो रही हिंसा को लेकर जमकर लताड़ा। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस खबर का खंडन करते हुए इसे पूरी तरह फर्जी करार दिया। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि इजरायल ने जानबूझकर इस खबर को प्लान किया ताकि जेडी वेंस को इजरायल विरोधी दिखाकर उनकी छवि को खराब किया जा सके। हालांकि अमेरिका इस बात को नहीं मान रहा है, लेकिन खबर है कि अब वास्तव में अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने लगा है। और सऊदी अरब की तरफ से बताया जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका से गुजारिश की गई है कि वो हमले तेज करे, जंग को बीच में नहीं रोके, ये गुजारिश की गई है। खुफिया सूत्र ये बता रहे हैं कि जंग में उतरने पर अब खुद सऊदी अरब भी विचार कर रहा है। सऊदी अरब और ईरान की ये जंग बहुत पुरानी है। ऐसे में सऊदी अरब के प्रिंस सलमान राष्ट्रपति ट्रंप से गुजारिश कर रहे हैं कि इन हमलों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे और ज्यादा बढ़ाया जाए। और यही वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा था कि सऊदी अरब की तरफ से ये प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बनाया गया था कि अभी ये सही वक्त है, ईरान पर हमला कर दो, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आगे आने वाले वक्त में ईरान परमाणु हथियार बना लेगा, और अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसे हरा पाना। अब सऊदी अरब प्रिंस को लेकर के ये जानकारी मिली है कि वो ये कह रहे हैं कि ये वक्त रुकने का नहीं है, थमने का नहीं है, बल्कि इन हमलों को और ज्यादा बढ़ाने का है। अब वो जंग में खुद भी उतरने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को भी तो नुकसान पहुंचाया गया है। सऊदी अरब और ईरान की जंग तो बहुत पुरानी है, शिया सुन्नी वाली। अब ऐसे में आरामको को सऊदी अरब में जब तेल रिफाइनरी को नुकसान हुआ है तो वो खुद भी उतर सकता है। ईरान पूरे अरब जगत में बारूद बरसा रहा है, लेकिन अब अरब देश उसके खिलाफ लामबंद होते हुए दिख रहे हैं। आपको बताते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के संबंध आखिरकार कैसे और क्यों सऊदी अरब इस तरीके से ईरान के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है। अमेरिका और इजरायल ने जंग की शुरुआत क्या की? ईरान ने मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। अरब देशों पर ऐसी बारूदी बारिश की कि दुनिया टेंशन में आ गई। ईरान ने सऊदी अरब पर बड़ा मिसाइल अटैक किया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया। इस हमले में सैन्य बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान हुआ ही, अमेरिका के ईंधन भरने वाले कई विमानों को भी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि ईरान के सऊदी अरब पर हुए हमले में अमेरिका के भी 10 जवान जख्मी हो गए।
इस बेस पर पहले भी हमले किए जा चुके हैं। दरअसल ईरान ने सऊदी अरब पर अब तक बहुत बड़े हमले किए। ईरान ने सऊदी अरब के तेल और गैस के केंद्रों पर भी हमले किए। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी आरामको पर भी भारी तबाही हुई। इस बीच खबर है कि अब सऊदी अरब सीधे ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है। हालांकि अभी तक सऊदी ने आधिकारिक तौर पर युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर हमले तेज करने को कहा। इसके अलावा उसने जंग में उतरने से जुड़े सभी विकल्प खुले रखे हैं। माना जा रहा है कि ईरान के हमलों के खिलाफ सुरक्षा के लिए सऊदी पहले से आक्रामक रणनीति अपना सकता है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसके खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई होती है तो वो सऊदी अरब और कुवैत के तेल ठिकानों, पावर प्लांट और अन्य अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत के अहम तेल ठिकानों और बिजली संयंत्रों को टारगेट लिस्ट में भी शामिल किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजे से सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। हालांकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने स्ट्रेट से बचने के लिए रेड सी तक पाइपलाइनें बनाई हैं, लेकिन ईरान ने इन पाइपलाइंस पर भी हमले किए। अगर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो वो जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र के इन अहम ठिकानों पर हमला कर सकता है। सऊदी खुद को सुन्नी मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है, जबकि ईरान शिया नेतृत्व का दावा करता है। दोनों देशों के बीच ये कंपटीशन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भी है। ऐसे में सऊदी नहीं चाहता कि इस युद्ध के बाद ईरान और मजबूत होकर के उभरे। ईरान के साथ कई प्रॉक्सी समूह जुड़े हैं, जिनमें यमन के हूती विद्रोही सबसे अहम है। हूती पहले भी सऊदी के तेल ठिकानों और शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं। साफ है कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और वो जंग में भी उतर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।